بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ذُرِّयَّتِنَا उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم कारम है रमजान रमजान कारम है रमजान 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 कारम है रमजान। या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर म्यूं वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तमाम हम्दो सना उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कवल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान अनसब कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान जिस पे उतरा वो सीना-ए नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीना-ए नबी है, हिकमत का है जो ख़ज़ीना वो सीना-ए नबी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत व सलाम। बिल्कुल। और नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पे जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस माह सयाम का दूसरा अशरा उसका आगाज़ हो चुका है, और यकीनी तौर पे पहला अशरा अशरा रहमत जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हमसे जुदा हो गया। और जितनी हम कोशिश करते हैं कि इस माह सयाम में जो नेकियां कर सकें, जो इबादात कर सकें, जो टूटी फूटी हमारी इबादात हों वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये माह सयाम जितना पूरे साल हम इसका इंतज़ार करते हैं उतनी ही जल्दी ये हमसे रुखसत हो जाता है। तो पहला अशरा जितनी जल्दी गुजरा है, मैं तो खुद चशोपंज में मुब्तला हूँ कि ये कितने स्पीड से दिन गुजर जाते हैं, मैं अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि अभी हमने नशरियात का आगाज़ किया था और आज 11वीं साढ़ नशरियात हम लोग करने जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मग़फ़िरत स्टार्ट हो गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस माह सयाम की इन रातों में जितनी ज़्यादा हम इबादात कर सकें, रियाज़त कर सकें, और फिर ख़ास तौर पे एक जानिब जहाँ मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम दीन खुदा को सीखने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी जानिब खल्क़े खुदा की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। खल्क़े खुदा के मसाइल को हल करना भी नेकियों में है। तो हमारी ये कोशिश है, और हैदराबाद न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम इस चीज़ को उजागर करें और सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क पाकिस्तान की मसाइल, यहाँ के रहने वाले चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उनके जो मसाइल हैं उनको हल भी किया जाए, और हमारी अपनी ज़िंदगी के जो ज़ाती मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए कुरान और हदीस की रोशनी में। उसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें हमारे साथ मौजूद है यूनिक बैटरीज़, उसके अलावा रिवायत क्विंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गॉसिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना,
अल-सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइव्स और सुमैर शेख साहब का बेहद शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ के नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। जनाब मन अली साहब, कौन हमारे साथ आज कारी हज़रत मौजूद थे और अब कौन सा नाखा मौजूद है? जी जनाब अंसब साहब, आज जो कारी कुरान हमारे दरमियान मौजूद थे उनका ताल्लुक जामिया रज़ाउल उलूम लियाकत कॉलोनी से, जहाँ से जामिया रज़ाउल उलूम शहर हैदराबाद की वो दीनी जगह है जहाँ से बहुत सारे क़ुर्रा हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं माशाअल्लाह, और बहुत प्यारी प्यारी तिलावतें करते हैं। और जनाब मोहम्मद हसन साहब हमारे दरमियान मौजूद थे जिन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की। और अब इंशाअल्लाह सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब उबैद साहब, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा पेश फरमाए कि हम अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखते हैं। अच्छा, हम अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और जब मौज पे आई वो लहरें कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें कतरे को समंदर कर डाला। अरे ये देन है मेरे आका की जिसे खाली देखा भर डाला। जनाब उबैद साहब। या रसूल अल्लाह व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कोई दुनिया अता में नहीं, हम ता तेरा हो जो हातिम को मयस्सर नज़ारा तेरा हो जो हातिम को मयस्सर ये नज़ारा तेरा के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शरबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज़ पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। ये फर्श वाले तेरी शौक का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे सोने आका खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी। तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी। क्या बताऊं तेरी रहमत में गए वो
वुसअत कितनी एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूं क्या जाने। खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा मेरे सोने आका खुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नजरे उशा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब ये अकीदा रगे अल्लाह करे मुझे को नसीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब वो मोहिब में नहीं मेरा तेरा। और जो तसव्वुर में तेरा पै करे ज़ेबा देखे जो के वह शम्स तके मत लाए सीमा देखे क्यों भला अब वो किसी और का चेहरा देखे तेरे कदमों आका तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा कौन नजरों
पे चढ़े देख के तलवा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से जनाब उबैद अली साहब हदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे कि इनकी औकात की क्या है, ये इतना जाने हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत और तरक्कियाँ अता फरमाए। और एक समा बांध दिया था जी, जनाब अनसब भाई आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी तारुफ कराएं, जो आलिम दीन आज हमारे साथ हैं, रोज़ की बुनियाद पर उनका भी तारुफ कराएं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब आली। और यकीनी तौर पे जिस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनको हम बुलाते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं उनके अपने शोबे के ऊपर। जिस तरह से हम लोग, चूँकि अभी इस वक्त आपको पता है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को बुला रहे थे, इस वक्त जो मुल्क की मालियाती हालात है हम उस पर बात कर रहे थे, हम मईशत पर बात कर रहे थे। उसके अलावा हमने फिर जो है वो गुफ्तगू की, जब सियासी लोग आए तो हमने हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की, हमने हैदराबाद के मसाइल पर बात की। तो आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप बेसिकली तालीमी शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक तालीमी मैदान से, तालीमी सरगर्मियों से बहुत पुराना ताल्लुक है। आप बतौर लेक्चरर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट डील करते हैं और तकरीबन कोई 20 साल से तलबा और तालिबात को मैथमेटिक्स तालीम दे रहे हैं। उसके अलावा इस वक्त आप जो है वो डायरेक्टर हैं एकेडमिक्स हैं टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, टैब्स कॉलेज और टैब्स एकेडमी के। मेरी मुराद जनाब आबिद अली रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया आप लोगों का, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन रमज़ान ट्रांसमिशन सहरी में का इनेकाद किया है। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह का समा अभी मैं पिछले 15 मिनट से बंधा हुआ था, तो एक शहर था जो कि वाकई एक शहरी की ट्रांसमिशन में मौजूद होना चाहिए। तो माशाल्लाह आप तमाम लोगों का एक बहुत अच्छी काविश है। हैदराबाद न्यूज़ का हमेशा से ये रहा है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए हैं और पिछले 2-3 साल से रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं और माशाल्लाह हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम है कि आप अपने इलाके के उन लोगों को फेज़अप करना, उनकी फेस वैल्यू को डेवलप करना जो आपके इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, डेफिनेटली वो उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं खराज तहसीन पेश करूँगा हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को और माशाल्लाह आप लोगों को जो इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर। बहुत शुक्रिया सर। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज़ पिछले 7 सालों से रमज़ान नशरियात कर रहा है। और अगर मैं इस बात को कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि शहर हैदराबाद या बल्कि मुल्क पाकिस्तान में वेब चैनल्स की पहली नशरियात हैदराबाद न्यूज़ ने की थी माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये क्रेडिट भी हैदराबाद न्यूज़ के पास है कि हैदराबाद में 2 सालों से हम लोग लाइव नशरियात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा टास्क होता है यकीनी तौर पर, क्योंकि हम सब हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, हमें अंदाज़ा है यहाँ के मसाइल का। तो मैं हमेशा जुमला कहता हूँ कि यहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, उसके बावजूद भी लाइव नशरियात का होना ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, नौजवान आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है आपकी दुआ है सर। माशाल्लाह 10 रोज़े गुजर गए, पता ही नहीं चला पक्का जी, पता ही नहीं चला जी। 11 रोज़ा स्टार्ट हो गया है और जो है वो अब दूसरा अशरा भी स्टार्ट हो गया है, तो हम दूसरे अशरे पर भी बात करेंगे आज। और हम जो है वो आज चूँकि तालीम पर ही बात करेंगे तो मैं आज डिस्कस भी करूंगा कि हम दीन इस्लाम में रहते हुए जो साइंसी तालीमात हैं, यानी दीन इस्लाम और साइंस, जो कुरान और साइंस का एक यूँ कह लीजिए कि जो चीज़ आज साइंस तहकीक से साबित कर रहा है वो कुरान कई अर्सा पहले बता चुका था, तो वो तमाम तो चीज़ें भी इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। और मैं बात का आगाज़ करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। 2 दफ़ा इजाज़त। जनाब अली, जनाब सर हमारे साथ मौजूद, सर आबिद साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ आऊँगा। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, टैब्स कॉलेज, टैब्स एकेडमी माशाल्लाह एक ऐसा उभरता हुआ तालीमी सरगर्मियों में नाम है जिसको हमने बहुत जल्दी परवान चढ़ते हुए देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ और कैसे फिर इसको आप लोगों ने ग्रोथ दिया? एक्चुअली टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, टैब्स एकेडमी, टैब्स कॉलेज ऑफ साइंस, ये तीनों जो इदारे हैं ये चल रहे हैं टैब्स एजुकेशन सिस्टम के अम्ब्रेला में। और इसका बाकायदा आगाज़ 2015 में हुआ। 2015 में टैब्स एकेडमी स्टार्ट की गई और उसका मकसद ये था कि
हैदराबाद की आवाम में, हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट अपना टेस्टिंग सिस्टम रखता हो और उसमें एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस के हवाले से बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हैदराबाद के स्टूडेंट्स को, पूरे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस प्रोफेशनल्स, आईटी इंस्टीट्यूट्स के लिए उनको तैयार किया जाए। सही। असल में हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस स्टूडेंट्स में कम होती है, काउंसलिंग सेशंस नहीं होते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता 9th मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में कि उनका आगे फ्यूचर प्लान क्या है। बिल्कुल सही। तो उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि इंटर तक वो करना क्या चाहिए उनको। तो उस सिलसिले के लिए हमने अपनी एकेडमी का आगाज़ किया कि जहाँ पर हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस और बिजनेस प्रोफेशनल स्कूल्स के लिए हम उनकी तैयारी करवाएं। और अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ने बड़ा हमें साथ दिया, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। और जो हमारी 2015 में हमने बाकायदा आगाज़ किया, लेकिन टैब्स में जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं चारों, हमारी अपनी अब जो जर्नी है वो एक्चुअली पिछले 20 ईयर्स से हम एकेडमिक्स में मौजूद हैं, टीचिंग्स में मौजूद हैं, बेसिकली हम टीचर ही हैं। तो हमने अपने अपने सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ इदारों में, हैदराबाद के मशहूर एकेडमीज़ हों या कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी। और फिर हमने 2015 के अंदर ये टैब्स का एक इंस्टीट्यूट हमने बिल्ड किया। अल्लाह ताला ने बड़ा उसमें हमें साथ दिया। जब हमने 2015 में इसको स्टार्ट किया तो हमने अल्लाह के करम से हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, और हमने बड़ी मेहनत की। और उस वक्त हम तकरीबन 20-20 घंटे अपनी एकेडमी में सर्व करते थे उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और विद इन अ ईयर हमने अपने सिस्टम को माशाल्लाह उस एतबार से, जो कि हैदराबाद में ऐसा कोई टेस्टिंग सिस्टम नहीं था जो हमने हैदराबाद में पहले लॉन्च किया। अब तो माशाल्लाह बाकी लोगों ने भी सीखा और उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले हैदराबाद में OMR टेस्टिंग सर्विस को स्टार्ट किया अपने सेंटर में, ताकि स्टूडेंट्स अपने, क्योंकि एंटी टेस्ट का ताल्लुक एकेडमिक से तो है, उनकी टीचिंग से भी है, उनके सब्जेक्ट से भी है, लेकिन उनका ताल्लुक उनको एक्चुअली टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाना है। तो उसके लिए हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया। अल्लाह ताला ने हमें उसमें बड़ा पजीराई दी। और फिर हम 2016 में हमने सोचा कि हम कॉलेज एजुकेशन की तरफ आएँ, और फिर हमने अपने बॉयज़ कॉलेज का आगाज़ किया। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। और 2018 में फिर हमने अपने स्कूल सिस्टम स्टार्ट किए और गर्ल्स कॉलेज स्टार्ट किया। इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और अभी रिसेंटली आप तमाम लोगों की दुआओं से, हैदराबाद की आवाम की सपोर्ट से, टैब्स एजुकेशन सिस्टम ने 2 नए स्कूल कैंपस का आगाज़ किया है इसी ईयर में, अभी रिसेंट मंथ में। और वहाँ पर अभी हमने सिलसिला शुरू किया है। और उसमें एक बड़ी अहम खबर ये है कि एक तो स्कूल हमने स्टार्ट किया है सदर कैंट में, सही, जहाँ पर अभी हम एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और एक हमने शुरू किया है टंडोलियार में। सही, ज़बरदस्त। और उस टंडोलियार जैसे आइसोलेटेड सिटी में, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस कम है, जहाँ पर एजुकेशन का मयार शायद, मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर थोड़ा कम है। स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स वहाँ से लीडरशिप डेवलप नहीं होती, वहाँ से IT प्रोफेशनल्स डेवलप नहीं होते। तो हमने टंडोलियार को चूज़ किया है अभी, क्योंकि हैदराबाद से करीब हमें वो सिटी मिला। और इसी तरीके से हम आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो टंडोलियार में हमने जानकर आपको खुशी होगी कि जिस तरह का हमने वहाँ पर पर्पस बिल्ड कैंपस स्टार्ट किया है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह के करम से वहाँ पर हमने एक ऐसा स्कूल का कैंपस स्टार्ट किया है जो शायद टंडोलियार में ऐसा कोई स्कूल ना हो। बिल्कुल सही। जिसमें हमने प्ले ग्रुप में, प्री स्कूल्स में उनकी ECE और मोटर स्किल्स डेवलप करने की ट्रेनिंग्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। प्री स्कूल के अंदर हम बच्चों को वहाँ पर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पर हम, क्योंकि जितने स्कूल्स मैंने सर्वे किए वहाँ,
तो उन सर्वेस के मुताबिक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं, उनमें तरबियत का फुकदान थोड़ा सा नज़र कम आ रहा था और उनके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो उनमें का फुकदान था। तो उस सिलसिले में फिर मैंने वहाँ पर एक यानी हमारी पूरी टीम टैब्स ने वहाँ पर एक पूरा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसमें हमने वहाँ पर एक पूरा स्पोर्ट्स अरीना डेवलप कर रहे हैं स्कूल में। ज़बरदस्त। आप लोगों ने भी देखे होंगे जो स्कूल अभी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स अरीनाज चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ बच्चे जाते हैं विद इन आवर वहाँ पर प्ले करते हैं, मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए टेंडोलियार में एक ऐसा स्कूल बिल्ड किया है कि वहाँ पर एक ही छत पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि प्राइवेट स्कूल्स में कहीं इस तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हो, और ख़ासतौर पे इस तरह के रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो टेंडोलियार में हमने वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि टेबल टेनिस कोर्ट बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं, फुटसॉल कोर्ट बना रहे हैं, और वहाँ पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टेंडोलियार की आवाम के लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम एक बहुत अच्छा स्कूल बनाएं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हम पर मज़ीद करम नवाजी की और टेंडोलियार के लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो यकीनन इंशाअल्लाह हम उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह उमरकोट तक, थर तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब आली, बहुत ही अच्छी बात आपने मुझे बताई, और यकीनी तौर पे इस वक्त जो है वो जो छोटे शहर हैं उनमें ज़्यादा ज़रूरत है तरबियत की, वहाँ वाकई फुकदान दिखाई देता है। लेकिन अगर इस तरह की मोटिवेशन हमारे पास हो तो हम यकीनी तौर पे उसको मज़ीद ग्रोथ दे सकते हैं। सर, आपने चूँकि अब हम एजुकेशन पे बात शुरू कर ही रहे हैं तो मैं ज़रा इस तरफ भी आऊँगा कि देखें आज के दौर में अकेडमीज़ जो है, मतलब यूँ कह लीजिए कि बच्चे कम है, शायद अकेडमीज़ ज़्यादा हैं। इस कदर अकेडमीज़ की एक दुकानें खुल गई हैं ना, हाल तो वो दुकान है वो जहाँ जिसके हाथ में जिस कदर बच्चा आ जाए ना और जितने पैसे में बच्चा आ जाए, उस वक्त में बच्चों का टैब्स के अंदर आना और भरपूर अंदाज से आना, तो कोई एक ख़ास वजह, कोई ख़ास रीज़न जो आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा कह रहा है नहीं भाई मैंने यहीं जाना है, बाकी जगह को छोड़ दो, ऐसे ही? तो कोई रीज़न ऐसा? देखिए, हम सब आपने बहुत पेचीदा नुक्ता छेड़ दिया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है। डेफिनेटली टैब्स की बुनियाद एकेडमी है, मेरी जो बिलोंगिंग है वो एक्चुअली टीचिंग्स हैं। तो देखें, दुकान का लफ्ज़ थोड़ा सख्त है और बात मुनासिब है कि एकेडमीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कोई शक नहीं है इसमें। और आप थोड़े से दूर जाएंगे तो आपको एक एकेडमी मिल जाएगी, बराबर में सर, बराबर में मिल जाएगी। लेकिन देखें, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मेयारी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डेडिकेशन, स्टूडेंट्स में इंस्पिरेशंस को डेवलप करना, उनको एडमायर करना एजुकेशन में, उनको ट्रेन करना एजुकेशन के साथ साथ, मैं नहीं समझता कि ये हर कोई कर सकता हो। देखिए, अगर जहाँ तक बात है सोर्स ऑफ अर्निंग की, तो यकीनन हर किसी को अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है, ठीक है। हर कोई इदारा अपने फाइनेंसिस को मैनेज करता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसको डेफिनेटली बजट चाहिए, तो वो उसको लेके चलता है। उसके लिए डेफिनेटली एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम, प्राइवेट अकेडमीज, प्राइवेट कॉलेजेस का एक निज़ाम है। लेकिन देखें, जहाँ तक आपका ताल्लुक, आपकी बात है कि कोचिंग्स को एक बिजनेस के तौर पर, यकीनन आपने कहा, बिल्कुल, मैं अक्सर देखता हूँ, डेफिनेटली सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग नज़र आते हैं कभी किसी स्कूल के हवाले से बात करते हुए, कभी किसी एकेडमी के हवाले से बात करते हुए, जैसे आपने भी वही एक मैं माजरत के साथ एक रटा पिटा जुमला कि सर जी ये एक बिजनेस है, और लाइक भाई देखें, डिफरेंसेस देखें आप कि कौन बिजनेस कर रहा है, कौन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है, कौन क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से उनसे फ़ी ले रहा है। देखिए, जिस जगहों पर मेरे अपने, जहाँ पर हमारी टैब्स की कैंपसेस हैं, वो हैदराबाद की 3 मेन लोकेशन हैं, जहाँ पर उनको रन करने के लिए हमें हैवी रेंट पे करने होते हैं। बिल्कुल सही है। तो हाउ वी कैन मैनेज इट? डेफिनेटली हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है कि स्टूडेंट की फ़ी, लेकिन अगर मैं उस स्टूडेंट की फीस में उसके साथ ज्यादती करूं, उसको मैं वो ना दे पाऊं जो वो लेने आया है मुझसे, मैं अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूं
अल्लाह ने थोड़ा बहुत नाम दिया है। जानते हैं लोग कि मैथमेटिक्स के हवाले से मुझे या मेरे को डायरेक्टर्स को कि साजिद जाफरी साहब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनको नाम है, जानते हैं। फिज़िक्स बिलाल खान पढ़ाते हैं, इंग्लिश करता है हुसैन गुल पढ़ाते हैं, या डॉक्टर नासिर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो इन लोगों को इन्होंने पूरा एरा गुजारा है। बिल्कुल ऐसे। मुझे 2 डिकेड्स हो गए अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। मैंने मैथमेटिक्स के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। इट मीन्स कि आई एम डेडिकेटेड टू माई सब्जेक्ट। इसी तरह और भी लोग हैं, यकीनन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेला हूं या टैब्स अकेला है, और भी बहुत सारी एकेडमीज हैं ऐसा। लेकिन टैब्स ने जो अपना मैयार 2015 में बनाया था, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, खता हो गई होगी कहीं, लेकिन पूरी कोशिश की है कि हम अपनी टीचिंग से अपने स्टूडेंट्स को वो दे सकें जो वो लेने आए हैं। हम उनको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो वो हमसे लेने के लिए आए हैं। उसके साथ साथ हम उनको ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें, उनको अवेयर करें, उनको काउंसलिंग करें। मैं बाकी एकेडमीज़ की बात नहीं करूँगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो टैब्स है वो अपनी क्वालिटी को कोशिश करता है कि मेंटेन करे, बिल्कुल सही, मैनेज करने की कोशिश करे। बिल्कुल सही हो गया जी। और यकीनी तौर पे मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक भी एक एजुकेशन इदारे से, एजुकेशन फील्ड से है, तो हम ये बात देखते हैं कि एक कसीर तादाद है आजकल के बच्चों की जो टैब्स के दीवाने हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, मैंने कहा पता नहीं कोई अली भाई जैसा बाबा बैठा है अंदर जो कह रहा है आ जाओ टैब्स के अंदर, तो क्या पता कोई दम दुरूद चल रहा हो। लेकिन वो असल में बाबा जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और होना भी यही चाहिए कि यकीनी तौर पे कि जो बच्चा सीखना चाह रहा है, जिसके लिए वो आ रहा है, उसको वो तालीम मिलनी चाहिए। क्योंकि अब तो हमारे यहाँ पे जो निज़ाम तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएं हम जरा। वक्त हो गया ब्रेक का, तो हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, देखते रहिए करम रमज़ान। रमजान करम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ
जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और जमाना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, ये जमाना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, बस न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और नदामत गैर गुनाहों पर मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर, नदामत गैर गुनाहों पर
मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर के हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह के हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह और तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मयसर हो तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मयसर हो फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात। करम है रमज़ान में पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। और यह आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त, और यकीनी तौर पर आज की 11वीं सहर नशरियात में आपके सामने मौजूद हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल्स, उसके अलावा रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज चीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइव और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की इस नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और यकीनी तौर पे टैक्स कवरेज स्कूल से ही एक सर आबिद अली ज़ई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और अभी तक हमने टैब्स की बात की थी, लेकिन अब हम आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले क्योंकि अल्लामा अरसलान साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं अल्लामा अरसलान साहब की जानिब आऊँगा और जाएंगे आएंगे मैं जाऊंगा, आप आ जाइएगा। तो मैं अल्लामा अरसलान साहब की जानिब आगे बढ़ूंगा, और जो है वो चूँकि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिस तरह से हमने निकाह और तलाक़ के मौजू पर बात की थी, फिर हुकूक़ निस्बा पर बात की थी, फिर हमने जो है वो कल जो गुफ्तगू की उसमें औरत पे जो है ना वो औरत और उसके अलावा जो तजारती मामला उसके होते हैं वो किस तरह से खुद जॉब कर सकती है, उस पर हमने गुफ्तगू की। तो आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो एक तो चूँकि अशरा दूसरा स्टार्ट हो गया, अशरा मगफ़रत स्टार्ट हो गया है। सेकेंडली जो साइंसी तहकीकात हैं वो, और जो कुरान ने हमें बता दिया वो, हम उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा अरसलान साहब यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं इस तरफ आऊँगा कि हम ये देखते हैं कि जो आज की साइंसी तहकीक है यकीनी तौर पे वो बहुत बाद में, उससे पहले कुरान ने बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ जिस वक्त साइंस से रिलेटेड जो मुल्हिदीन हैं वो साइंस से निकाल के लेकर आते हैं। अभी मैं रिसेंटली जो है ना वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक सवाल था उसका कि आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा मौजूद है। मतलब ये मुल्हिद का सवाल था कि आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा मौजूद है। तो हम यहीं से अगर बात का आगाज़ करें कि खुदाए वाहिद की मौजूदगी का अंदाज़ा किस तरह होगा। माशाल्लाह सवाल आप बहुत ही मुनफरिद और बेहतरीन लेकर आए। तो जिस जगह से आपने आगाज़ किया मैं जवाब का आगाज़ भी वहीं से करूँ। बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात तो ये, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी शख्स ने यही सवाल किया था कि आपके पास इस बात की क्या दलील है कि इस कायनात का कोई खालिक, कोई मालिक है जो इसको चलाता है, और इस बात की क्या दलील है कि वो वहदहु ला शरीक, अल्लाह। सही। तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, आपने फरमाया कि इस निज़ाम में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो अपनी ही तबीयत के मुताबिक खुद ब खुद चले, या उसकी जो तबीयत का तकाज़ा है वो उसी तरफ जाए।
आपने उसकी मिसाल दी, आपने फरमाया ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता खुदा के वजूद पर दलील है। कैसे? आपने कहा ये पत्ता जब बकरी खाती है तो वो दूध देती है, हाँ, लेकिन जब इस पत्ते को शहद की मक्खी चूसेगी तो वो शहद देगी। हाँ, उस पत्ते को जब हिरन खाएगी तो वो मुश्क बनाएगी, हाँ, और जब इसको सुअर खाएगा तो वो निजासत निकालेगा। आपने फरमाया कि अगर इस पत्ते की तबीयत का तकाजा एक ही होता और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलने वाली होती तो कोई भी खा ले या तो ये दूध ही देगी, कोई भी खा ले या तो ये शहद ही बने। अगर बकरी खा के दूध दे, शहद की मक्खी इसको चूसे उससे शहद बन जाए, हिरन खाए तो मुश्क बन जाए, इसका मतलब ये है कि ये अपनी तबीयत अपनी मिजाज के तकाज़ों के मुताबिक नहीं चलती। कायनात में कोई वजूद है इसको अपनी मर्ज़ी से चलाता है। रही बात यह कि खुदाए वहदहू ला शरीक के वाहिद होने पे क्या दलील है, तो देखिए अंसर भाई, आप भी, मैं भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बावजूद भी आपकी मेरी पसंद में बहुत फ़र्क होगा। बिल्कुल, लिबास के ताल्लुक से, खाने के ताल्लुक से, रूटीन के ताल्लुक से। कुरान करीम फुरकान हमीद ने भी इसकी मिसाल दी, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। कुरान कहता है कि अगर इस कायनात, इस निज़ाम को चलाने वाले दो खुदा होते हैं तो फ़साद आ जाता। फ़साद इसलिए आ जाता कि दो लोग जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त अच्छे होने के बावजूद उनकी पसंद में, उनके फ़ैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा इनफरादियत है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। तो कायनात में अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो एक चाहता कि सूरज मगरिब से निकले, एक चाहता कि ये मशरिक़ से निकले, एक चाहता कि चांद सफ़ेद ना हो ये येलो हो, एक चाहता कि जी चांद ये लाल हो, तो फिर फैसलों में बड़ा फसाद आ जाता। ये इस बात की दलील है जो कुरान ने खुद बयान की कि इस कायनात में अगर खुदा के सिवा भी कोई खुदा होता तो फैसलों में तजाद आ जाता, फैसलों में फसाद आ जाता। तो ये खुदा के वहदहू ला शरीक होने की भी दलील है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक देहरी से पूछा कि उसने कहा कि ठीक है, अगर आप इस बात पर मुनसिर हैं कि खुदा का एक वजूद है तो ठीक है, आप मुझसे डिबेट करें। आपने कहा ठीक है, नमाज मगरिब के बाद मैं आता हूँ आपके पास। आप थोड़ी ताख़ीर से गए। जब ताख़ीर से गए, उसने पूछा कि आप ताख़ीर से क्यों आए? आपने कहा कि मैं आ रहा था, रास्ते में समंदर आ गया, अब समंदर पार करने का मसला आ गया, मगर मैंने देखा कि अचानक दरख्त था वो कटा, लकड़ियाँ जुड़ी, किश्ती बनी, वो मेरे पास आई, वो मुझे उस पार लेके आ गई। तो उसने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि दरख्त खुद ही कट जाए, किश्ती खुद ही बन जाए, खुद ही आपके पास आ भी जाए। आपने फरमाया कि एक दरख्त खुद कट के किश्ती बन नहीं सकता, मुझे पार लेके आ नहीं सकता, तो इतना बड़ा निज़ाम बगैर खुदा के कैसे चल सकता है? अल्लाह अकबर। तो खुदा के वजूद को समझने के लिए बाद औक़ात आपको अक़ली दलील का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही बार बार इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है क्या तुम ऊँट को नहीं देखते कि वो कैसे खड़ा है? और एक जगह फरमाता है क्या तुम पहाड़ों को नहीं देखते कि उसको अल्लाह ने कैसे मजबूती के साथ जमा दिया है? यानी ये वो दलीलें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद इंसान अक़लन सोचता है कि कोई वजूद है जो इस कायनात को चला रहा है, इस निज़ाम को चला रहा है। तो अब बात मुल्हिदीन की आ जाती है कि वो इस्लाम और साइंस को मुतज़ाद समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। हमारी जो सबसे बड़ी गलती वो ये कि हम अपनी तारीख़ को पढ़ नहीं सके। मैं बाकायदा ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो आपको अभी आर्टिकल्स वगैरह बताऊँगा, मैंने पढ़े हैं ये, और किताबें भी पढ़ी लाइब्रेरी में जाके। सबसे पहली जो तिब की किताब लिखी गई है, जो आज मेडिकल साइंस में पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, उसका नाम है अल कानून, द लॉ। वो मुस्लिम साइंटिस्ट बोली सिन्हा की लिखी हुई है, आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। सबसे पहला ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने वाला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल कासिम ज़ोहरावी। इसके बाद जितने भी मेडिकल के इक्विपमेंट्स बने, इनको बनाने वाला भी मुस्लिम साइंटिस्ट था, जाबिर बिन हयान। और जाबिर बिन हयान कौन था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे इमाम बाकिर का शागिर्द। अच्छा, यानी आप बताएं मैं कहाँ अवाइल से बता रहा हूँ आपको। यानी इस्लाम जब बिल्कुल फैला है पहली सदी के बाद से ही, हत्ता कि दुनिया की सबसे पहली और करीम यूनिवर्सिटी इसने बनाई, उसका नाम भी था फातिमा बिनत अल फ़हरी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली। इसके अलावा ये जो थ्योरी पेश की जाती है कि न्यूटन ने कहा कि कशिश शकल का वजूद है, ये थ्योरी भी उसने पेश नहीं की। उससे 500 साल पहले हाफिजुल इदरीस नाम एक शख्स था, उसने कहा था कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो अपने अजसाम में ऐसा वज़न रखती है कि ज़मीन उसको मगनातीस की तरह खींचती है। ये वाला जो मतलब क्या थ्योरी है, ये भी एक मुस्लिम साइंसदान ने पेश की है। इसके साथ साथ एक किताब में पढ़ा था, नाम है मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, गालिबन रॉबर्ट स्टीफन की लिखी हुई किताब है। उसने कहा कि मुसलमान ये जो जिन्होंने फल्कियात पे और एजादात पे बड़ा काम किया है, यूरोप ये बात जान ले कि 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक मुसलमानों के इल्म, इनकी एजादात से अगर यूरोप ने फ़ायदा ना उठाया होता
तो यूरोप के अंदर जितने भी मुसलमान के अलावा भी साइंटिस्ट पैदा हुए, इनका वजूद ही ख़त्म हो जाता। यानी मुसलमानों की एक पूरी तारीख है, उन्होंने साइंस पे काम किया है। बिल्कुल। गलती अब ये हो गई है कि एक तरीक़ाकार के मुताबिक, यानी 100 साल पहले तक, 100 साल 120 साल पहले तक बर सगीर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का क़याम नहीं था, सिर्फ मदारिस होते थे। उसके अंदर आपको स्कूल की तालीम भी मिलती, बेग वक्त में आपको दीन की तालीम भी दी जा रही है, फिर उसी में आपको साइंटिस्ट भी मिलते हैं। एक लॉबी के तहत दोनों उलूम को अलग किया गया। अब होने ये लग गया कि मुसलमानों को गलतफहमी ये हो गई कि साइंस एक अलग उलूम है, और उनको ये गलतफहमी हो गई कि इस्लाम का साइंस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि तारीख़ मैंने आपको बताई है कि ये सारी की सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर इस्लाम से ही निकली है, इस्लाम का ज़ैली शोबा है। ज़ाहिर है मैं जिस दीन को मानता हूँ उस दीन की इब्तदा ही इकरा इस वही से होती है, जहाँ हुक्म दिया जाता पढ़ा जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ़ात कुरान में बयान हुई वो यही थी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, कि आप किताब और हिकमत का इल्म सिखाते हैं। हिकमत कहते हैं फ़लसफ़े को है। तो आक़ाए दो आलम, अच्छा फिर कुरान करीम की और भी बहुत सारी आयत हैं। आप बताएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सफ़र किया हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? आपने इल्म ज़ाहिर में छुपे हुए इल्म असरार को जानने के लिए सफ़र किया था। इसके अलावा हदीस में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट की मैंने आपको मिसालें दी, हुज़ूर फरमाते, तिरमिज़ी की हदीस है ये, कि हिकमत मुसलमान का गुमशुदा ख़जाना है, इसको जहाँ भी मिल जाए वो इसको हासिल करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको हासिल करने का हकदार भी यही है। हुज़ूर ने बात जब बयान फरमाई तो उस ज़माने से ही मुसलमान जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में जो बोधो बाश की है या जिससे इंसान की हयात वाबस्ता है, उस पर उन्होंने काम किया, उनकी तहकीकात सामने आई, लेकिन एक तरीक़ाकार के मुताबिक ये सारी चीज़ें मस्क कर दी गई। इमाम बाकिर की यूनिवर्सिटी मौजूद थी बाकायदा, बाकिर उलूम के नाम से मदीने में, 70 साल तक उस पर काम किया गया, और उससे कम वेश 250 साल तक जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं उनका वजूद मौजूद है, वो सामने आए। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को जलवा दिया गया। बिल्कुल स्पेन में जैसे 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, उस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए लाइब्रेरीज को जलवा दिया गया। वजह यह कि मुसलमान अपनी तारीख से, इल्म से, उस विरासत से दूर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अब मुसलमान को जब ये बताया जाता है कि जो तू इल्म पढ़ रहा वो अलग है, जो ये इल्म ये अलग है, अब उसके बाद अपनी तारीख नहीं है, वो अपनी बुनियादों से, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मुसलमान गलत फहमी का शिकार हो गया है। हालांकि दीन भी यही बात बताता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा है। ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि हम नमाज़ी पढ़ें, हम ज़िक्र अस्कारी करें, इसके लिए फरिश्ते बहुत थे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दुनिया में भेजा गया, कुरान कहता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा के नाम सिखाए। और यहाँ तक लिखा तफसीर रूहुल बयान के अंदर कि अगर हथौड़ी भी दिखाई गई ना आदम अलैहिस्सलाम को, तो ये भी बताया गया इसका इस्तेमाल का तरीका क्या होगा। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन के उन तमाम ख़जानों का इल्म दिया गया है जिससे इंसान की हयात वाबस्ता होती है। यानी ये सारे के सारे इल्म कोई अलग नहीं थे, ये दीन ही का शोबा था। लेकिन गलत फहमी ये हो गई है कि हमने इसको पढ़ा नहीं। अगर हम पढ़ लेते तो जानते हैं कि ये मुसलमान जो साइंटिस्ट काम करते आए वो सारे के सारे दीन से ही सीख कर ये काम करते आए थे। और इस गलत फहमी की बुनियाद पे आज फिर ये दो समझ लो तफरका ही हो गया एक तरह का। वैसे तो आपने मज़ाहिब में तफरके पढ़े होंगे, ये एक नया तफरका है कि वो मौलवियों को अलग समझते हैं, साइंटिस्ट को अलग समझते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मिस्टर वाला जो मसला है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मुल्ला और मिस्टर वाला जो मसला है ना, वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा। और मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जो है ना वो वाकई अगर अकली तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें अकली तौर पर देखनी चाहिए। जिस तरह साइंस का मानना है मेरे ख्याल में अब तक कि इंसान जो बंदर से बना है, जी हाँ, फिर क्लोनिंग भी ये लोग करवा रहे हैं। मतलब क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो फिर किस तरह से आप करवा रहे हैं, ह्यूमन के थ्रू या किसी भी एनिमल के थ्रू, जबकि आप कहते हैं इंसान तो बंदर से बना है। और हालांकि इसमें एक बात ये भी थी कि मुसलमानों ने जो तहकीकात पेश की वो कुरान की बुनियाद पे थी। और कुरान है कतई इल्म। और जो बकिया साइंटिस्ट की बातें जिसमें अरस्तु आ गया या अफलातून आ गया, इनकी तहकीकात में आपको बाज़ औक़ात तज़ाद भी मिलेगा और इख्तिलाफ भी बहुत मिलेगा। मुसलमानों की तहकीक में इख्तिलाफ कभी नहीं मिला। मुसलमान ने 1400 साल पहले अगर कुरान के इस नज़रिए को माना कि ज़मीन साकिन है, तो 14 साल के बाद मुसलमान इस बात को मानता है, क्योंकि कुरान में इस बात का जिक्र है, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, अल्लाह ने कहा मैंने इसको रोका हुआ है एक खास मुकर्रर जगह पर। तो 1400 साल पहले का मुसलमान जो मान रहा था कुरान की बेस पर, आज भी वही मानता है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट जो मुसलमान से हटके हैं, उनकी तहकीकात में अगर एक तहकीक पेश की जाती है, उसी का शागिर्द आके उसका रद्द कर देता है। और हमने मल्टीपल थ्योरीज देखी, एक थ्योरी आई, उसके बाद दूसरी थ्योरी आ गई, फिर देन थ्योरी आ गई, और ये सिलसिला तो चलता रहेगा। खैर, क्योंकि ये एक सिस्टम है और सिस्टम से आप नहीं हट सकते। लेकिन बहुत सारी बातें भी, बहुत सारी मेरे पास सवाल मौजूद हैं जो कि मेरे पास है मौजूद, और मुझसे लोग पूछ लेते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ चीज़, मैं रोज़ाना बताता हूँ कि मेरी ये कोशिश होती है कि हम उस तरह के सवाल करें जो कि मिंबर और महराब से नहीं हो पा रहे। हम वो सवालात करें जो नौजवानों के जहनों में अटके हुए हैं। और फिर जब हम एक 24 घंटे पहले कोई पोस्ट लगाते हैं ना कि हमने आज ये बात करनी है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उस तरह के सवालात हमसे पूछ लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए से, मैसेज के जरिए से कि भाई आप ये पूछ लीजिएगा। तो यकीनी तौर पर मैं अब जब ब्रेक के बाद दोबारा आऊँगा तो इस तरह के सवालात पर आऊँगा।
और फिर वो सवाल हम करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं, चूँकि अब तालीम की बात हुई है, तो तालीम में हमने ये देखा कि एक जानिब जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब है, एक तरफ साइंस और मतलब मिस्टर मुल्ला वाले मामले में, तो दूसरी तरफ जो आज के दौर के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ बनना भी चाहते हैं, उनके लिए जो एंट्री टेस्ट निज़ाम को ख़राब कर दिया गया है, उनके लिए जो अब रिज़ल्ट के मामला तो ख़राब कर दिया गया है, मैं उस पर भी बात करूँगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए करम रमज़ान, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। रमजान का रम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है, रमजान रमजान। फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। और यकीनी तौर पे हम बहुत अच्छी, बहुत मायनेखेज गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे थे और फिर हमने ब्रेक पे चले गए थे, तो ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करूँगा इसी बात को
लेकिन अब मैं ज़रा आऊँगा आबिद साहब की जानिब, हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे कलाम की जानिब आगे ना। हज़रत आपने भी एक बात कही है, पूछ सकता हूँ आपसे, आपने क्या कहा, कौन सी खैर गुफ्तगू हो रही थी? मायने खेज। और जो जब हम वक्फे में थे तब धमाका खेज गुफ्तगू मजाका खेज, मजाका खेज, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या कह दिया, मजाका खेज गुफ्तगू जो है ना वो हो रही थी। तो जनाब अली सर, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगा और ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हमने असरी उलूम की बात की, हमने कुरानी उलूम की बात की, आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की आती है जब फर्स्ट एंटर करके, तो उनका माइंड सेट होता है यार या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मतलब ये दो फील्ड ऐसी इस वक्त हैं जिनमें बच्चों की कसीर तादाद आती है, और फिर वो बच्चे वो होते हैं जो मतलब अगर मिडिल क्लास फैमिली से तब भी या अपर क्लास है तब भी उनका एक माइंड होता है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बिल्कुल लड़कियों का तो ये होता है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि अब MD कैट के टेस्ट में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ होने लग गई हैं, मतलब पहले पेपर आउट हो गया, चीज़ें हुई। और मैं चूँकि खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेडिकल के स्टूडेंट जब डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है ना तो वो कितनी मेहनत करता है उस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये जो सिलसिला है, चूँकि आप एक लीडिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पर रन कर रहे हैं, आपके पास से बहुत सारे तलबा तलबा निकलते होंगे, ये मसाइल क्यों जनरेट होने लग गए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन जिम्मेदार हैं इसके? सब आपके दो सवाल हैं। सही। एक तो ये कि स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये एक अलग डिबेट हो गई, और दूसरा ये है कि जो MD कैट के टेस्ट में बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये दो अलग अलग डोमेन हैं। तो मैं तफसील से बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, थोड़ा वक्त चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त आपके पास। अच्छा देखो, ये जो ट्रेंड है ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये स्टिल है मौजूद, लेकिन मैं ये समझता हूँ पिछले 3-4 सालों में थोड़ी ट्रेंड में तब्दीली आई है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग और ये जो मीडिया साइंसेस, इस तरफ रुझान बढ़ा है, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और उनकी डिज़ायर है कि वो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को फ्लरिश कर सकें, डेवलप कर सकें। तो डॉक्टर का क्रेज़ अभी भी है मौजूद स्टिल। देखिए, हर किसी का जो क्रेज़ है ना, उसके पीछे डेफिनेटली उनको ये नज़र आता है कि हमें आगे जाकर अर्निंग करनी है। बिल्कुल। और तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि कहाँ पर उनकी जॉब सैचुरेशंस हैं, कहाँ पर उनकी फील्ड सैचुरेशंस हैं, बिल्कुल, कहाँ पर कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अभी स्पेस है मौजूद, जहाँ पर लोग आ सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर अभी वैक्यूम है जगह। तो डॉक्टर का क्रेज़ अपनी जगह मौजूद है और वो मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि एक पूरी चेन है, चलती आ रही है और अच्छे कॉम्पिटेंट लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक सवाल इंजीनियरिंग का है, वहाँ थोड़ा मेयार कम हो गया है, थोड़ा क्रेज़ कम हो गया है, जबकि मेरी फील्ड मैथमेटिक्स है, मेरे पास बच्चे स्टूडेंट सारे इंजीनियरिंग के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट किया है। अब बिजनेस प्रोफेशनल्स यानी बिजनेस स्कूल्स की तरफ लोग जाने लगे हैं, IT की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं स्टूडेंट्स, जो कि बीच में थोड़ा एक क्रेज़ कम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों से जब पाकिस्तान में AI पर बात होने लगी, ठीक है, तो वो लोग स्टूडेंट्स वापस अभी IT की तरफ आए हैं, और जो बहुत अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली आगे आने वाला फ्यूचर यही है। आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमें नज़र आता है, अगर हम देखें दूरअंदेशी से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो समझें लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी फिजिकल अपीयरेंस में। हाँ बिल्कुल। और अगर वो फिजिकल अपीयरेंस में कम होंगी तो डेफिनेटली एक जो आपका फाइनेंस सिस्टम है, मईशत है, मुआशी निज़ाम है, वो डिस्टर्ब होगा। तो लोगों को चाहिए भी कि वो उस चीज़ को देखते हुए फील्ड्स को चुने जो कि AI की तरफ हैं, डिजिटल मार्केटिंग या जो भी आप सोशल मीडिया से रिलेटेड या टेक्निकल IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो जो है ना
होना ज़रूरी है। जैसे अभी देखें स्टूडेंट्स, मैं अब ये देख रहा हूँ कि कई सारा स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है और वो डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, वो फ्रीलांसिंग में आ गया, वो कंटेंट राइटिंग कर रहा है, वो वेब पेज डेवलपमेंट कर रहा है और वो बहुत कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, जो कि अच्छा साइन है, लेकिन उससे थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि जो उनके बेसिक्स हैं वो उनसे पीछे हटेंगे। तो मेरा उनको मशवरा ये होगा कि वो अपने बेसिक्स को भी साथ लेके चलें और उसको भी आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब क्योंकि आप देखें आज के दौर में बच्चा ये सोचता है कि मेरा यूट्यूब चैनल हो, मैं फेसबुक पर अपीयरेंस हो मेरी, मैं व्लॉगिंग करूं, तो हर बच्चे की जो इंस्पिरेशन है ना वो अब ये हो गई। यानी कि अगर आज का बच्चा जो 5 इयर्स या 5 to 10 इयर्स की एज में है, उनको जहन में भी नहीं, दिमाग में अभी इस वक्त ये है कि वो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं, वो कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। आप देखिए आपके हमारे घरों में छोटे बच्चे अपने अपने मोबाइल लेकर छोटे से इवेंट्स के अंदर वो आज व्लॉगिंग करना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो ये हमारा माइंड सेट है जो कि नुकसानदेह है। अच्छा, हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अर्ली एज में बच्चे स्टूडेंट्स अगर इस तरफ जाएंगे, किड्स इस तरफ जाएंगे, तो वो गैर मुनासिब सा है। सही है। तो डॉक्टर का क्रेज अपनी जगह मौजूद है, इंजीनियरिंग में थोड़ी डाइवर्जन आई है और आनी भी चाहिए। बिजनेस प्रोफेशनल्स की तरफ जाएं, आईटी की तरफ जाएं, कंप्यूटर सिस्टम की तरफ जाएं और ई कॉमर्स की तरफ जाएं, ठीक है, जो कि बड़ा एक आगे फ्यूचर नजर आने वाला है, एआई की तरफ जाएं। ये हमने बात कर ली फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरी आपने जो बात की बहुत अहम नुक्ता है। अंसब यकीन जानें कि पिछले 3 से 4 साल में जो एमडी कैट के साथ हो रहा है ना, स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, उस जैसी नाइंसाफी मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। अच्छा, इतनी नाइंसाफी। देखें, जो स्टूडेंट्स को क्रेज होता है ना डॉक्टर बनने का, आप यकीन करें कि वो 9th क्लास से वो बढ़ना शुरू करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। बिल्कुल सही है। जिनमें मेडिकल का क्रेज है ना, जो जाना चाहते हैं इस तरफ, अब वो 9th क्लास से अपनी अप्रोच को डेवलप करता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। वो उसी तरह से अपनी प्रिपरेशंस करता है, उसके पेरेंट्स का माइंडसेट ये होता है। फिर वो मैट्रिकुलेशन में जाता है, इंटरमीडिएट में जाता है, अनथक मेहनत करता है। देखा है हमने, जाती तौर पर हमने अपनी आंखों से देखा है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि एक मार्क्स पर 0.1 के ऊपर भी बात करते हैं। और फिर वो फर्स्ट ईयर इंटर बहुत मेहनत करने के बाद जाता है, एंट्री टेस्ट की तैयारी करता है। बिल्कुल। अब वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं, जैसे टैब्स ऑफर करता है कि एमडी करवा रहा है तैयारी। हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 5000 स्टूडेंट्स टैब्स ने अब तक प्रोड्यूस किए हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन अब पिछले 4 सालों से क्या देख रहा हूं मैं कि मेडिकल का जो स्टूडेंट है ना, उसने अपने उसके क्रेज में इसलिए इस बेदाब्तियों, नाइंसाफियों की वजह से कमी आ गई। होने ये लगा, पता नहीं ये बात हमें ज़ेब देती है कि हम इस बात को अल्फाज दें, लेकिन कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ हैं जो कि एक प्रोपेगेंडा के तहत वो एक अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहती हैं और उन्होंने उस पूरे मेडिकल के एमडी कैट के टेस्टिंग सिस्टम को, जहाँ से एक मेरिट पर बच्चा निकल कर आगे आता था, उसको उन्होंने अपना कैप्चर कर लिया है। और उससे ये हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स डेफिनेटली, जब ये एमडी कैट की बेदाब्तियों की आपने बात की है, तो वो आपको अंदाज़ा है इस बात का कि 2 दिन पहले पेपर आना शुरू हो गए बाहर। 1 दिन पहले स्टूडेंट्स को ले जाया गया कि आप जाएं अपने पेपर जाकर रात में तैयारी करें और अगले दिन उसकी को आप अपलोड कर दें। तो जाहिर सी बात है, हम एजुकेशन में हैं तो हम सब चीज़ें देख रहे हैं। मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई जब सबसे पहले 2020 या 21 के अराउंड की बात है, जब सबसे पहले पेपर लीक होने की खबर आई सबसे पहली, तो मेरे पास आज भी मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर सर आबिद अली पर वो पोस्ट आज भी है कि अगर हम ये आज नहीं रोक सके तो आगे आने वाले वक्तों में हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जैसे भुगत रहे हैं उससे होगा ये कि जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है वो अपने सीट्स को नहीं ले सकेगा। वो सीट जब ऑक्युपाई नहीं कर सकेगा तो लोग
जो इनकॉम्पिटेंट होंगे, जो मेरिट पर नहीं होंगे, वो आगे आएंगे। और मेडिकल जैसी फील्ड जिसमें डॉक्टर एक ऐसा शोबा है जहां पर आपकी सेहत से रिलेटेड चीज़ें, और अगर वहां पर लोग मेरिट पर नहीं होंगे तो आप सोचें कि आने वाले वक्तों में आपके कैसे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिग्री की सीट्स को रिजर्व किया, वो किया किस प्रोसेस से है, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो अल्लाह ताला भी उस चीज में से बरकतें उठा लेते हैं, क्योंकि जब वो नहीं आ गए तो ये चीज होने से नुकसान ये हो गया कि अब स्टूडेंट्स में जो अच्छा बच्चा पढ़ने की कोशिश करता था, वो ये सोचता है कि यार मैं इंटर के एग्जाम्स देने के बाद कोशिश करूंगा कि मुझे की मिल जाए। अब वो एक ह्यूज अमाउंट है, मैं हम उसमें डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन वो लेकर और फिर वो अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सीट ले लें। लेकिन अब अभी आज भी जो MBBS गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से करें आप या फॉरेन यूनिवर्सिटीज से करें, तो उसकी अपनी एक वैल्यूज़ है। बिल्कुल। गवर्नमेंट यानी कि डेफिनेटली प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर वो MBBS करता है तो उसको तकरीबन 10 मिलियन 1.5 इस तरह से अमाउंट पे करना है, जो कि डेफिनेटली बनती भी है फीस। 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख करोड़ उससे ऊपर जा रही है फीस। बिल्कुल ऐसा है। अब वो ये सोचता है कि मैं इतने पैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दूं और मुझे डिग्री भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मिले, तो उससे बेहतर है कि मैं ये वाला प्रोसेस कर लूं। तो मुझे आसानी से मेरा एक चैनल मिल जाएगा और एक वैल्यूएबल डिग्री मुझे मिलेगी। ये बात मैं आपके यहाँ पे सेकंड करूंगा। असल में हमारे यहाँ ना ये निज़ाम इस तरह खराब हो गया, इस तरह 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम खराब हो गए। अब मैं अगली बात यही करने वाला हूँ। आपने क्या कहा, देखिए ये मेडिकल का एक निज़ाम था MD कैट का, जहाँ पर मेरिट पर स्टूडेंट आता था। हम बीइंग अ टीचर, बीइंग एजुकेशनलिस्ट, या कह लें आपके स्कूल कॉलेज और एकेडमी, हम ये सोचते थे कि आपके पास एक वो गेट बचा है जहाँ से बच्चा मेरिट पर जा रहा है, एक, और वो कौन था? एंटी टेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। आपने उसको करप्ट कर दिया। जब उसको करप्ट कर दिया तो ऑलरेडी आप 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर का निज़ाम आप जानते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स किस तरह से होते हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे बनते हैं, उनके परसेंटेजेस को किस तरह से बेचा जाता है, ये हम सबके सामने है। और आप देखें अभी रिसेंटली अभी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मैं समझता हूँ जो पूरे साल छुट्टियाँ भी नहीं करते थे, उन्होंने अपने भरपूर होमवर्क किए, एग्जाम्स दिए, टेस्टिंग की, दे वर क्राइंग कि सर हमारा रिजल्ट इतना बुरा कैसे आ गया। और जिनका रिजल्ट अच्छा आया है वो किस तरह के स्टूडेंट। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही स्टूडेंट होंगे कि जिनकी परसेंटेजेस अच्छी आई हैं वो सब ऐसे कैसे होंगे, नहीं, उनमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो डिजर्व नहीं करते थे, जिनकी परसेंटेजेस इतनी हो, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो डिजर्व करते थे और वो पीछे रह गए। बिल्कुल ऐसा। आगे जाकर क्या होगा उनका। तो ये जो बोर्ड का निज़ाम खराब था, उस बोर्ड के निज़ाम को, खराबी को हम पिछले 10, 12, 15 सालों से सह रहे थे किसी ना किसी तरह, कि हम ये सोच रहे थे कि एंटी टेस्ट का निज़ाम अच्छा चल रहा है, वहां से मेरिट आगे जा रही है, लेकिन अब 4 सालों से वो निज़ाम भी खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और मैं इस बात को आपकी सेकंड भी करूंगा, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा इशू है, जेन्युइन इशू है हमारे पास, जिसको हम बहुत ज़्यादा फेस करते आए हैं। अब 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के बच्चे का एक माइंड है, भले वो कोचिंग पढ़ भी रहा है तब भी, कि सर पेपर तो हो जाएगा, सर क्या मतलब, अगर हम उसके टेस्ट की बात करें, उसके रिजल्ट की बात करें, तो उसका अगला जवाब ही आता है, सर क्या होगा इससे, सर जाके चीटिंग तो करनी है, वहाँ फर्रे तो मिल जाएंगे आसान लफ्जों में, और जो है वो चीटिंग तो हो जानी है। ऐसे ही सब पता है इसमें। अभी जैसे रिसेंटली हम ये सोचते थे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त हम ये, मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ और कॉलीग्स जो हैं वो ये बोलते थे कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, हम उनको एंटी टेस्ट यानी कि फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे हैं, इंटर पढ़ा रहे हैं, तो उनको सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा रहे हैं कि उनको एंटी टेस्ट की तैयारी में परेशानी ना हो। हम ये डेफिनेटली, बच्चा ये कहता था कि जैसे आपने अभी बात की कि सर बोर्ड एग्जाम के पेपर तो हो जाएंगे, तो हम पहले ये सेंटेंसेस यूज किया करते थे कि देखो ये सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। अब हम ये इस्तेमाल ही नहीं करने के पहल रहे, क्योंकि उनको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से होना है। ऐसा ही। तो ये मैं बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, बीइंग ए टीचर, ये बात समझता हूँ कि जो भी आला हुकाम हैं उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस पर एक भरपूर एक रैपिड एक्शन लेना चाहिए कि जो MD कैट के निज़ाम हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रोसीजर्स हैं, जो जहाँ से ये सारी नकल का फुकदान, नकल जो बढ़ रही है, बढ़ावा आ रहा है,
इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वरना आप यकीन जाने कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वैसे ही हम बहुत पीछे हैं दुनिया में, और मजीद पीछे रह जाएंगे अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ये यकीनी तौर पे हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस भी बनेगी ये चीज़, अगर हम इसको अभी से ओवरकम नहीं करते। वरना जो सर ने जिस तरह बताया कि बच्चों का एक माइंडसेट बन गया उन्हें किस तरफ जाना है, तो तालीम वाली तो मेरे ख्याल में कहीं बहुत पीछे रह जाएगी। फिर हम इस तरह के जो व्लॉगर्स जो घूम रहे मार्केट में इस वक्त, हम वही करते रह जाएंगे मेरे ख्याल में, और ये कौम फिर मजाक बन जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। जनाब अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब आगे बढ़ूंगा। मैं चूँकि वही सवालात को एक और नुक्ते की जानिब आगे बढ़ूंगा, चूँकि मेरे पास वो सवालात भी कह लें कि हम गेट टुगेदर थे तो मुझसे किसी ने कहा पूछ लीजिएगा। मैंने कहा चलें भाई, क्योंकि हम सब सुनते तो हैं, देखते तो हैं वीडियोज़ वगैरह। क्या कह रहे हैं मुझे दोबारा बताइएगा। अच्छा ब्रेक ले लें, चलें जी, तो मैं ब्रेक ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो अल्लामा साहब। तो हम एक छोटा सा लेंगे ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। रमजान करम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान।
सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। अब आप संभालें तो काम अपने संभल जाएं। अब आप संभालें तो काम अपने संभल जाएं। हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा
पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा 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 न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। और मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिदा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त। और करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल, उन्हीं के साथ हमारे साथ ताउन किया है रिवायत कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन हैदराबाद का एक मुनफरिद ब्रांड जो कि इस वक्त 8 ब्रांचेस पर मुश्तमिल है और बहुत जल्दी उसने अपना नाम बनाया है और शहर हैदराबाद में मयारी चिकन फराम कर रहा है। उसके अलावा लासीफा ब्रांड, इंजॉय दी नेचुरल एक्सपीरियंस, डायमंड गोल्फ सिटी मेन सुपर हाईवे पर एक रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा, बहुत शानदार मंसूबा, यूनिक मोटरसाइकिल, पाकिस्तान की लीडिंग मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, अजवा है यूनिक, मिजाब मार्केटिंग, रियल इस्टेट का एक बेहतरीन नाम, तरंग वॉशिंग पाउडर, हैदराबाद का एक ऐसा ब्रांड जिसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि वो कहते हैं कि नए ज़मानों के ज़िद्दी दागों के लिए तो यकीनी तौर पे तरंग वॉशिंग पाउडर को हम भी प्रमोट कर रहे हैं, आप भी प्रमोट कीजिए। टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, तालीमी दुनिया का मोतबर नाम, टैब्स स्कूल, टैब्स एकेडमी, और यकीनी तौर पे बहुत अच्छे अंदाज से हम गुफ्तगू भी यहाँ फरमा रहे हैं और तालीमी मयार के ऊपर ही बात हो रही है। सुपर स्टार मोटरसाइकिल, रास्ता हो कितना दुश्वार, जम की तरह सुपर स्टार, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स अरीना जो कि इस वक्त कौसार वाले रोड पे वाक़ है, बंद की जाने से अगर आप कौसार जाएंगे तो वहाँ पर वाक़ है, बेहतरीन स्पोर्ट्स अरीना है। अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो कि इस वक्त फिजियोथेरेपी और नर्सिंग की बेहतरीन तालीम दे रहा है, कासाबाद में वाक़ है और नौजवानों को मुस्तफ़ीद कर रहा है। उसके अलावा रेंट हाउस जिनका बेहद शुक्रिया कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे जो है वो कपड़े पहना रहे हैं, लाइक स्पॉन्सर कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, तो बस ये बहुत अच्छी बात है कि वो पहना रहे हैं। देखिए ये तो अच्छी बात है कि कपड़े पहना रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कोई दूल्हा भी बना दे। ये कमी है या नहीं है? वो क्या नाम है अपना, अकील साहब नाम था ना उनका, जो ये अहद लेके गए थे मैं करवा के छोड़ूंगा। तो देखें आपका तो खैर हो जाएगा। अब वो आपने तो खैर वो जवाब तो बयाना दे चुके हैं, आपने तो ऑन कैमरा बयान दे चुके हैं, तो बयाना दे चुके हैं, अब कब्जा लेना बाकी है। सलमान साहब की हो जाए फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, देख लें। जी हाँ जी। फिर ऐसा ना कीजिएगा कि सलमान के बाद फिर आप बोले फहद की हो जाए, फहद के बाद फिर आप बोले वो कोई दूसरा। तो फहद तो वैसे भी जो है ना वो हमारे डायरेक्टर के नक्शे कदम पर। बातों को मैंने समेटना है, हमारे पास वक्त कलील है, बातें तवील है। सर एक चीज़ आखिरी, ये मसला है बेसिकली तालीमी इदारों का जिसको मैं अहमियत देना चाह रहा हूँ। आजकल जो नौजवानों की एक तादाद है, जो अकेडमीज, स्कूल, कॉलेजेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त जो है ना वो नशे की आदत में पड़ते जा रहे हैं और फिर वो अलग अलग तरह के नशे, लाइक हमने पहले देखा बच्चे सिगरेट पिया करते थे, फिर वो सिगरेट से हटे तो वो पॉड और जो है ना वो शीशा वीशा उस पर आ गए, अब वो जो है ना वो उससे आगे बढ़ गए हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो सिलसिला है तालीमी इदारों में, बिलखुसूस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं, अब कॉलेजेस में भी अब देखा जाता है ये, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त जो है वो उसका गढ़ बनी हुई है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसका रीज़न क्या दिखता है आपको, क्यों हो रहा है सब कुछ? सब बहुत ही आखिरी नुक्ता लेकिन बहुत कमाल है। यकीनन आज
जो हमारी सोसाइटी में जितने छोटे उम्र के स्टूडेंट्स, बच्चे जिन्हें हम कह लें, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, अब मामला फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं है जी। अब ये पीछे आ गई एज, और ये खराबियां पहले हम देखते थे कि यूनिवर्सिटी में आती थी, फिर वो कॉलेज में आई, फिर वो 9th मैट्रिक में आई, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि खराबियां 6, 7, 8 तक पहुंच चुकी हैं, जिनका आपने जिक्र बिल्कुल किया। सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले हमारे मुआशरे में सिगरेट को बुरा समझा जाता था, और कुछ जगहों पर स्टेटस सिंबल समझा जाता था कि लोग सिगरेट पीते थे तो वो अपने आप को ये पोर्ट्रे करते थे कि भाई वो मतलब कोई बड़ी अच्छा काम। बिल्कुल सही। तो वो क्या हुआ कि जो छोटे बच्चों ने उनको देखना शुरू किया, उससे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर, और फिर वो नीचे की तरफ सिगरेट स्मोकिंग वाला सिलसिला आना शुरू हुआ। मुझे 20 साल एजुकेशन में हो गए, और उन 20 से ज़्यादा हो गए बल्कि, लेकिन इन तमाम अदवार में मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में काम किया। हैदराबाद की नामवर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर मसाइल मुझे लगता था कि फर्स्ट ईयर इंटर तक रह गए, और उस वक्त हम जब कोई एक्शन करते थे ना, बीइंग स्कूल, बीइंग कॉलेज, बीइंग टीचर, तो पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। अब यहां पर मसला किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है ना। देखें, ये चीजें आ रही हैं, आइस कह लें या वैट कह लें या जो भी मुख्तलिफ चल रहे हैं, मुझे तो आज 2-4 चीजें हैं जो कि और ऐड हो गई हैं। अब बड़े शहरों में ज्यादा हो रही हैं, छोटे शहरों में भी कम है, लेकिन फिर भी आ गई है, एग्जिस्टेंस हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जिस्टेंस होने का मतलब है कि अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। देखो, हमें हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तो इसकी रोकथाम होगी। बिल्कुल सही। मैं बीइंग अ टीचर अपना इसमें जो कुछ किरदार अदा कर सकता हूं वो करूं। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे मेरे से रियासती इदारे, आपका एंटी नार्कोटिक्स या आपका पुलिस या आपका कस्टम, जहाँ से ये चीज़ें आपके माशरे में पेनिट्रेट हो रही हैं, फैल रही हैं, उनको भी अपने किरदार अदा करने की ज़रूरत है। टीचर्स को, स्कूल को, कॉलेज को भी अपने किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी करने की ज़रूरत है। आप सोचें कि पेरेंट्स कितना बेखबर है कि उनका 9th मैट्रिक का बच्चा आजकल वो वैप पी रहा है, बिल्कुल ऐसे, शीशा पी रहा है जिसे हम कहते हैं, और वो आज के दौर में मॉडर्न समझा जाने लगा है। आप देखिए, छोटी तकरीबों में, मतलब हमारी बच्चियां, छोटी बच्चियां, वो शीशा पीकर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि वो कोई बहुत अच्छा काम है, हम कोई मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारा सबसे ज्यादा खाना खराब किया है हमारी अपनी सोसाइटी को छोड़ के मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि हम है ही नहीं, हम मगरिब नहीं है, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और उस अडॉप्ट करने की कोशिश में ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बीच में लटके रहते हैं, और इसी वजह से हमारी कौम बर्बाद हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अभी देखें कि कराची जैसे बड़े शहर में अभी रिसेंटली एक वाकया आपने देखा, जो अभी इसी तरह के कोई नशावर चीज़ों में एक बच्चे का मर्डर हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। और उस मर्डर में जब पता चला, तो जो मर्डरर था, उसमें जो अभी तक इल्ज़ामात हैं या अभी तक साबित नहीं हुआ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो उसमें आ क्या रहा है, ड्रग्स। ऐसे ही है। अगर आप देखें तो वो इतना छोटा इस बच्चा कैसे इतना ट्रेंड है कि वो सारी चीज़ों को, कंप्यूटर्स को, आईटी को, सब कुछ, वो टेक्नोलॉजी को इतना अच्छी तरह ग्रिप कर रहा है, फिर वो उसको जो उसके असला यूज कर रहा है वो बड़ा भरपूर उसने जवाबी कार्रवाई की, उसने पुलिस को नुकसान पहुंचाया। और सर, हैरत की बात में ये थी कि उसके वालिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वालिद कह रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा नशा करता है, वालिद खुद कह रहा है बात। आप देखो, ये चीज़ें जब हम देखेंगे ना, हम जब पेरेंट ये बात करेगा, और जब वो ये बात करता है तो उसमें उनके बच्चे अडॉप्ट करते हैं। यार मेरे फादर, क्योंकि देखो फादर जो होता है ना, या पेरेंट्स जो होते हैं, वो याद रखें बच्चों के लिए मिरर इमेज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जैसा मैं करूंगा मेरा बेटा वैसा करेगा।
जैसा मेरी मिसेस करेंगी वैसे ही मेरी बच्चियां करेंगी, जैसे ही। तो ये मिरर इमेज है। अब जब उसका फादर ये बात कर रहा है, तो अब आप देखें कि माशरे में जिन जिन स्टूडेंट्स ने या अर्ली एज के बच्चों ने इनको देखा होगा, जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने जब इस वीडियो को देखा होगा तो उन्होंने क्या इंस्पिरेशन ली होगी। बिल्कुल। तो आप देखें, इन चीज़ों को हम कोई एक शख्स ख़त्म नहीं कर सकता, इसमें वक्त लगता है। जैसे ये फैलने में इनमें एक आया, फिर वो बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आगे बढ़ते गए, इसी तरह से इसको किल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नज़र रखने की ज़रूरत है, कॉलेज इंतज़ामिया को नज़र रखने की ज़रूरत है, रियासती इदारों को नज़र रखने की ज़रूरत है, टीचर्स को अपने बच्चों में देखने की ज़रूरत है। देखो, मैं बताऊं कि मेरा स्टूडेंट, मैं आज भी देखता हूं कि यार ये स्टूडेंट, मेरा बच्चा, ये कुछ खोया खोया सा है। इतना एक्टिव था, 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूं तो इसका वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं आज भी उन बच्चों से ये पूछता हूं, बुलाया ऑफिस में बाद में, हाँ भाई क्या हो गया, खैरियत है, कोई बात है? यानी कि टीचर का किरदार बताना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई हाई काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने तौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों से मैं पूछूं। तो हर टीचर को ये चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स पर ये नज़र रखे। देखो, पता चल जाता है, टीचर की आंख बहुत कुछ देख सकती है, तो वो बच्चे के अंदर ये चीज़ महसूस कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि जब सब लोग अपना अपना किरदार अदा करेंगे तो ये चीज़ें माशरे में से ख़त्म होंगी। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा किरदार ना पेरेंट्स का भी है। आजकल के दौर में जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने बच्चों को इतनी ढील दे दी है। मतलब हमारे वाले वक्त में क्या था, अगर स्कूल से पिटकर आए ना तो घर पे आके बताएंगे नहीं, वो और पिटेंगे। और आज के दौर में क्या, अगर बच्चे को हाथ भी लगा दिया जाए ना तो पेरेंट्स सर पे खड़े होते हैं। मैं भी आपको एक रिसेंटली बड़ा अच्छा वाकया बताऊं, तो अच्छा तो नहीं है, तो लम्हा फिक जाए हम लोगों के लिए, कि एक बच्चे की, उसके पास वॉच थी, डिजिटल वॉच थी, तो हमने वो लेकर रख ली उससे ना स्कूल में। तो अगले दिन पेरेंट आया कि आपने मेरे बच्चे की घड़ी लेकर रख ली है, तो उनको मिस ने दी, तो कहा कि ये बच्चे ना आपके क्लास में बैठ के इस पर गेम खेल रहे थे। तो उनके पेरेंट उससे बच्चे से पूछते हैं, बेटा कौन खेल रहा था? वो पापा फलां दोस्त खेल रहा था। तुमने उसको क्यों दी? तुम खेलो ना। मतलब वो ये नहीं करा तुम खेल क्यों रहे थे, वो कह रहा उसको क्यों दी, तुम खेल लेते। और वो टीचर को ये कह रहा है कि बच्चे तो खेलने दिया करें, क्या अगर बच्चे खेलने ही आ रहे हैं तो घर में बिठा लें, वहाँ खिला लें, स्कूल क्यों भेज रहे हो उनको? तो ये बड़ा, मतलब ये पेरेंट्स के लिए इस वक्त लम्हा फिट है। बिल्कुल। अंदर एक चीज ऐड, जी बिल्कुल। देखो, पेरेंट्स का जो ये कैजुअल बिहेवियर है ना, ये हमारे इस बच्चों की तरबियत में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। गलत कैजुअल बिहेवियर, जैसे आपने बात की, बच्चे के पास से वैप निकल रहा है या कोई और चीज़ है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल इंतजामिया, कॉलेज इंतजामिया जब पेरेंट्स को कंप्लेन करती है ना, तो पेरेंट्स का पहला सवाल ये होगा कि वो पहली कोशिश ये होगी कि वो किसी तरीके से अपने बच्चे को इस मामले में से निकाल कर और किसी तरह से स्कूल को या किसी और चीज़ को उसके अंदर ऐड कर दे। ये जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर परवान चढ़ा रहा है। और ये चीज़ें जब उनको नज़र आती हैं, उनको पता है, वही बच्चा जब 2 साल तक कैजुअल बिहेवियर अपने पेरेंट्स का देखता है, 2 साल बाद अपने माँ बाप के आगे खड़ा होगा, और जब वो उनके आगे इन चीज़ों को वो कैजुअल ले रहा होगा, तो फिर पेरेंट्स सर पकड़ के बैठ जाएंगे और वो कहेंगे कि ये क्या हो गया मुझसे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और यकीनी तौर पे नुकसान का बायस बनेगा। अल्लाह आसान की जज भी आऊँगा। एक आखिरी सवाल अल्लाह साहब, मेरे पास चूँकि अभी व्हाट्सएप पर आया था और मैं जो है ना उसको सुन तो चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा अगर उसमें कोई मुझसे गलती ना हो पूछने में, सवाल जिस तरह का था वो कि जैसे जो किसी की शादी हुई और अब जो शौहर के जो घर वाले हैं, यानी बिलखुसूस जो उसके वालिदैन हैं, अगर शौहर की बीवी, मतलब वो जो बहू जो घर में आई है, वो अगर सास ससुर की खिदमत नहीं करती, इवन कि वो बीमार भी हैं, तो इस ज़िम्रे में क्या वो जो लड़की है वो गुनाहगार होगी, उस पर गुनाह का कोई आएगा? जितना मुझे सवाल समझ में आया, क्योंकि शोर बहुत है सवाल में, वॉइस नोट में, तो इस तरह का कोई सवाल है। ठीक है। देखें, जो आने वाली होती है ना बहू, उसके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ उसके शोहर की खिदमत यही लाजिम और वाजिब होती है। सास ससुर की खिदमत शरन वाजिब नहीं है। ठीक है, मगर इसके साथ में एक बात आपको लाजिमन कहूँगा कि वाजिब होना, फ़र्ज़ होना अपनी जगह है, लेकिन अखलाकी कुछ तकाज़े। आप अगर अपने घर में आप हों और आपके माँ बाप के साथ यही मामला हो जाए, तो वो बेशक उनकी खिदमत आप पे फ़र्ज़ है, आप उनका ख्याल करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे आती हैं तो आपको उस घर को बनाने में, इस्तेमाल करने में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप ये चाहती हैं कि आपके हस्बैंड के साथ के ताल्लुकात बहुत मजबूत हों, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कि उसके माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका ख्याल करें। अगर उनका ख्याल करेंगी, उन्हें इज़्ज़त देंगी, तो ऑटोमेटिकली शोहर आपकी इज़्ज़त करेगा, आपका ख्याल करेगा। वरना आप इसी खातून से पूछो कि अगर वो ये सोचे कि मेरे ज़िम्मे तो ये खिदमत वाजिब नहीं है, तो फिर जब उस मतलब आदमी की सास या ससुर आ जाएँ और ये मर्द जो है उसका ख्याल ना करे, तो इस औरत पे क्या बीतेगा? तो ये गिव एंड टेक है।
अगर आप इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, वाजिब नहीं है लेकिन अखलाकन फ़र्ज़ समझे इसको अपने ऊपर, ये खिदमत लाजमी क्या करें। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली, यहाँ तक बात हमने जो है वो कर ली है। और अब चूंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं तो हम जो है ना वो पहले जाएंगे मैसेज की जानिब, फिर हम जाएंगे कलाम की जानिब। सर, हमारे देखने वालों को माशाल्लाह बहुत सारे आपके देख रहे हैं, मैं यहाँ कमेंट्स पढ़ रहा था, उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम हर इंसान को अपनी अपनी फील्ड में अपना किरदार ऐसा पेश करना चाहिए कि जो आपके पेशे को प्रमोट करे। आपको उस पेशे से मोहब्बत हो लोगों, आप जो भी काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा करने की कोशिश करें, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप कोई मीडिया के नुमाइंदे हों, आप कोई टीचर हो, आप अपने काम को पैशन में लें और उस प्रोफेशन को, जाहिर सी बात है प्रोफेशन है तो उसको पैशन में कन्वर्ट करके या अपने अंदर उस प्रोफेशन के लिए ऐसा पैशन बनाएं कि लोग आपको उस प्रोफेशन से जानें। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए यकीनन बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं जो कि आप देने के लिए तैयार रहें। तो मेरा पैगाम सिंपल, बड़ा सादा है कि आप जो लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो अपने अपने किरदार में अपनी अपनी जगहों पर बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो कि आगे आने वाले वक्तों में हम जब चले ना हो तो हमसे मंसूब की जाएं और वो इस तरह से एक चेन बने और वो आगे बढ़ती जाएं और वो अच्छाइयाँ बढ़ती जाएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात हो गई। यकीन तौर पे हमें जो है ना वो माह मुबारक में पैगाम भी मिलता है कि हम भलाइयों को आम करें, अच्छाइयों को आम करें, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए। और कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं जी, बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ। सैयद ज़िशान अली हसनी, माशाल्लाह सर। निमरा शहजादी कह रही हैं सर आबिद रियल हीरो। और सलमान राजपूत साहब ने खाली वाय बना के भेज दिया। अब ये वाय का मतलब मुझे समझ में आया क्या है, अच्छा थम्स अप है, ओके, मेरे पास वाय बना हुआ आ रहा है। कैसा राशमी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह वेल डन माय सन, या माय सर लिखा, जो भी लिखा है उन्होंने। और उबैद शाह कह रहे हैं एब्सोल्युटली सर। आबिद अली, मुश्क ओवैस कह रही हैं मैं डैशिंग ब्रो, माशाल्लाह। असद खानज़ादा कह रहे हैं माशाल्लाह। आतिफ खान साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज बी हैप्पी। साकिब अहमद साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए, आमीन। ताहिर हुसैन साहब हैं, अब्दुल्ला जट साहब हैं, सनो अली हैं, जाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब हैं, उमर मुआविया साहब हैं, अब्दुल्ला जवाद साहब हैं। और सैफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं शाहिद अली रोशन हैदराबाद के बेहतरीन और पुरखुलूस नातख़्वां हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, मेरी जान से बहुत मुबारकबाद। एहसन खान, शेख साद, सलमान रही साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो नशरियात देखते हैं, पसंद करते हैं। इसी के साथ सर आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया। अल्लामा अरसलान साहब आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाए। और अब हम बढ़ेंगे कलाम की जानिब। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं के बेवक़्तो बेमाया हूँ, अगर आप वो कलाम में सुना दें 2 अशआर 3 अशआर का, फिर हम जाएंगे कलाम की जानिब। तो मेरा काम ही हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। मुश्किल आ भी गई है के बेवक़्तो बेमाया हो, मैं के बेवक़्तो बेमाया हो, तेरी महफिल में चला आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ।
चंद पल यूं तेरी कुर्बात में कटे, चंद पल यूं तेरी कुर्बात में कटे, जैसे एक उम्र गुजारा हो, जैसे एक उम्र गुजारा जनाब उबैद साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारा कलाम पेश फरमा रहे थे। हैदराबाद न्यूज़ देखने वालों को, ट्रांसमिशन देखने वालों को अल्लाह करीम आबाद शाद रखे, और जो दोस्त अहबाब हमारे देखते हैं जैसे कि होम बोर्ड वाले हमारे अकबर भट्टी साहब, जनाब वकास शेख साहब, अल्लाह करीम को आबाद शाद रखे, और साथ ही दाता फ्रेम वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं हमारे, अल्लाह करीम उनको भी आबाद शाद रखे। अल्लाह करीम जितने भी देखने वाले हैं तमाम पे अल्लाह करीम करम खास अता फरमाए। बिल्कुल जनाब आली, और यकीनी तौर पे जो है वो अब चूँकि हमारे पास वक्त बहुत ही कलील है और बातें तवील हैं, पड़ोसी जाने दीजिए, चाय पीजिए। क्या था पड़ोसी? वक्त कलील है, बातें तवील है, पड़ोसी जनाब अली। तो इसी के साथ जो है वो अब चूँकि हम इख्तिताम की जानिब आगे बढ़ रहे हैं, और अजवा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास हैं। आपको नहीं देने, हमने मेहमान को देने हैं। आप तो रोज़ लेके जा रहे हैं, सर अल्लाह मरसान लेके जा रहे हैं। सर ये आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। उन्हीं के साथ हमारे साथ अल्लामा अरसलान साहब। अजवा है यूनिक, अजवा स्पाइसेस की जानिब से, अजवा कुकिंग ऑयल एंड अजवा स्पाइसेस की जानिब से जनाब, ये आप उनको भी दे दीजिए। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ में एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा सर आबिद अली रही साहब मौजूद है, सर आपका बेहद शुक्रिया। अल्लामा अरसलान साहब मौजूद है, सर आपका बेहद शुक्रिया। सना खां मौजूद है, सर आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तर देखने वाले आप आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपने मेज़बान अनसब कुरैशी और मोहम्मद अली नशबंदी को दीजिए इजाज़त। जनाब अल्लामा अरसलान साहब फरमाएंगे दुआ। मुलाकात होगी आपसे कल दोबारा से यकीन के साथ कि अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान। मौला करीम हमारी ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमा। जो गलती कोताही क़स्दन सहवन उम्दन हुई उसे मुआफ़ फरमा। जिन अहबाब ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस बज़म को सजाने में कोशिश काबिश की, मौला उनकी कोशिशें कबूल फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इनके जितने अज़ीज़ व अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस उज़ैर भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहैब भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सलमान भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आबिद मियाँ दहलवी की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाई अदनान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हयात साहब के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। फ़हद भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। तमाम मुसलमानों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं मौला सबको शिफाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे उन्हें कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान, करम है रमज़ान, रमज़ान।